प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीए, बीएससी, बीएड इंटीग्रेटेड 4th ईयर की ऑनलाइन क्लासेज निर्मल टीटी कॉलेज में मैं केपी शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज मेरा जो प्रश्न पत्र है द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना, उसमें प्रकरण है शिक्षा की जो मुख्य धारा है उसकी विशेषताएं। ये करीब 6 विशेषताएं हैं, इनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा एवं समावेशी शिक्षा का मैं अवलोकन व लाभ, ये अपना आज का टॉपिक है। सबसे पहले आती हैं विशेषताएं। सबसे पहले विशेषताओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। तो जो विशेषताएं हैं वो 6 विशेषताएं हैं मुख्य। अब 6 विशेषताओं में आप ध्यानपूर्वक थोड़ा सुने। देखिए, जो सामान्य शिक्षक हैं उनको अपने कार्य के क्षेत्र में जागृत होना चाहिए। जो सामान्य शिक्षक हैं, सामान्य शिक्षकों को अपने कार्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। सचेत रहना चाहिए। इसमें सचेत रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए, बात वही है। जागृत रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, ये इसी के अंतर्गत है। जबकि इसकी जो दूसरी विशेषता है वो है जो प्रत्येक दशा में शारीरिक रूप से जो बाधित बालक हैं, जो शारीरिक रूप से क्या है, बाधित बालक हैं, शारीरिक रूप से बाधित बालक अर्थात विकलांग हैं, उनके लिए विशेष ही, विशिष्ट ही उनके लिए माता पिता के साथ में उन बालकों एवं जो देख रेख के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। इनके माता पिता जो बालक हैं, बाधित बालक, उनके माता पिता, उनके लिए प्रशिक्षण की एक उचित व्यवस्था की जाए, जिससे कि बाधित बालकों को वो घर पर भी उनके माता पिता उनको संभाल सकें और शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए उसको अग्रसर प्रेरित करते रहें। ऐसी इसके बाद में देखिए, जो संशोधित जो शिक्षाविद हैं, संशोधित जो शिक्षाविद हैं वो सामान्य अध्यापकों में उनके अपने उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अपने उत्तरदायित्व का कैसा होना चाहिए, स्पष्ट ही उल्लेख होना चाहिए। कैसा उल्लेख होना चाहिए, स्पष्ट। और उसके बाद में भी देखिए, सहायक जो सेवाएं हैं, सहायक जो सेवाएं हैं, कर्मचारी हैं, उन बालकों के साथ में ही कक्षा में शिक्षण के लिए अध्यापक भी उपलब्ध होने चाहिए। केवल सहायक सामग्री या इनसे ही काम चलने वाला नहीं है। संसाधनों से कक्ष नियमित रूप से अध्यापक अध्ययन करवाएं, ऐसी व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए उसके अंतर्गत। इसके बाद में जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं कि जो सामान्य शिक्षा है, संस्थान है, वो सामान्य शिक्षा का जो अपंग बालकों के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। अपंग बालकों के प्रति क्या होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल। मैं पुनः बोल देता हूं इनको, जो 6 बताए हैं। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, पुनः आप श्रवण करें। देखिए, जो सामान्य शिक्षकों के अपने कार्य क्षेत्र के प्रति सचेत रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। जो प्रत्येक दशा में जो शारीरिक रूप से जो बाधित बालक हैं, उनके लिए उनके माता पिता एवं बालकों को देख रेख में प्रशिक्षण पर विशेष ही ध्यान देना चाहिए। और संशोधित जो शिक्षाविद हैं, उन संशोधित जो शिक्षाविद सामान्य बालकों में उनके उत्तरदायित्वों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। उत्तरदायित्वों का स्पष्ट क्या होना चाहिए,
उल्लेख होना चाहिए। और जो सहायक सेवाएं हैं तथा जो कर्मचारी गण हैं उनके साथ में कक्षाओं में विशिष्ट जो अध्यापक हैं वो नियमित रूप से अध्ययन करवाए जाना चाहिए। ये वास्तविकता है। अध्यापकों की जो कमी है वहाँ ऐसा होता है कि अध्यापक नियमित नहीं है, लेकिन इसके लिए वहाँ नियमित होनी चाहिए। ये ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ये उनकी शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए विशेषताएं हैं। इसके बाद में एक विशेषता है कि जो सामान्य शिक्षकों के साथ जो कक्षा है उसमें ही शिक्षा संस्थानों में जो मुख्य धारा है उसको प्रभावी ढंग से, कैसे ढंग से, प्रभावी ढंग से उनको शिक्षण कराया जाना चाहिए और उनको सहमत होने चाहिए वो अध्यापक। ये नहीं फॉर्मेलिटी करें केवल, नहीं, प्रभावी ढंग से उनको शिक्षण कराने के लिए सहमत होना चाहिए। विशिष्ट अध्यापकों के लिए जो सामान्य बालक हैं या विशिष्ट बालक हैं उनके लिए अध्ययन के प्रति एक विशिष्ट जिम्मेदारी पूर्ण होना चाहिए। ये विशेषता है। उसके बाद में एक विशेषता है कि जो सामान्य शिक्षा संस्थान हैं, जनरल जो स्कूल्स हैं, उनमें जो सामान्य शिक्षा के साथ में जो अपंग बालक बालिकाएं हैं उनके प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए। वो उनको रुचिपूर्वक अध्ययन कराएं, किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही ना बरतें। इसके बाद में समावेशी शिक्षा में अवलोकन आता है। अब जो समावेशी शिक्षा में अवलोकन, अब अवलोकन में भी आपको 3 अवलोकन। अब अवलोकन में सबसे पहले जो आता है वो व्यवहारात्मक अवलोकन। व्यवहारात्मक अवलोकन। इसमें देखिए जो व्यवहारात्मक अवरोध से तात्पर्य है यहाँ, अब अवलोकन का मतलब व्यवहारात्मक अवरोध। अवरोध से तात्पर्य है, किससे तात्पर्य है? अवरोध से। जो विशिष्ट बालक सदैव ही विचित्र तरह के व्यवहार दिखाई देता है उनका, जो विचित्र बालक होते हैं उनका विचित्र तरह का ही व्यवहार होता है। जैसे कि बात बात में वो नाराज हो जाते हैं, ऐसे बालक बात बात में क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। उसके अलावा भी ऐसे जो बालक होते हैं वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, रूठना और गलत तरह के वो व्यवहार या प्रदर्शन करते हैं। ये व्यवहारात्मक प्रदर्शन है। इस अवरोध से जो विशिष्ट बालक हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे श्रवण बाधित जो बालक हैं ये भी होते हैं इसमें, जो कम सुनते हैं। श्रवण बाधित बालक कक्षा में पीछे बैठ जाते हैं, सुनते हैं कि हाँ साहब गुरुजी क्या कहा, सुनाई कम दे रहा है, सुन नहीं रहे हैं। इस प्रकार से वो अवरोध पैदा करते हैं, श्रवण बाधित। और ऐसे वास्तव में कुछ तो हैं मक्कार और कुछ हैं रियल में ही वास्तविकता में नहीं सुन पाते हैं बेचारे। आगे बैठते हैं लेकिन आगे बैठते हुए भी वो नहीं सुन पाते हैं। तो ये उनके लिए है। उसके बाद में आता है सामाजिक अवरोध। समाज में जो अवरोध है, सामाजिक अवरोध, ये भी एक मतभेद का जो व्यवहार करते हैं समाज में। दिव्यांगों को, अपंग बालकों को समाज में सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जाता है, उनको वैसी दृष्टि से हीन भावना से देखा जाता है। ये भी एक अवरोध है। और समाज में नकारात्मक जो दृष्टिकोण है, कैसा नकारात्मक जो दृष्टिकोण है उसको, उसमें हीन भावना पैदा करता है। नकारात्मक जो दृष्टिकोण उनमें क्या करता है? हीन भावना पैदा करता है। इसके बाद में आता है शैक्षिक व्यवधान।
शैक्षिक अवरोध, अवरोध ये भी आता है जिसको व्यवधान कहते हैं। जो विशिष्ट बालकों में अनेक प्रकार के जो व्यवधान हैं, उन व्यवधानों के भी उनका सामना करना होता है। उस व्यवधानों में भी क्या करना पड़ता है, सामना करना होता है। कक्षा में जो सामान्य बालक हैं उनके व्यवहार में भी जो हीन भावना जो ग्रसित न हो जाए, हीन भावना क्या न हो जाए, ग्रसित नहीं हो जाए, उसके लिए भी उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं, ऐसा उनके लिए प्रयास किया जाता है। शैक्षिक अवरोध ये भी जो कक्षा में सामान्य बालकों का व्यवहार है वो उनको हीन भावना जागृत न करे। सामान्य बालक और अपंग बालक अगर एक साथ अध्ययन करेंगे तो सामान्य बालकों को भांति वो हीन भावना जागृत नहीं होनी चाहिए अपंग बालकों में, क्योंकि अपंग बालक भी सोचते हैं काश हम भी ऐसा ही होते। अब आता मैंने आपको बताया जो अवलोकन है वो 3 प्रकार का है। पहला है व्यवहारात्मक अवरोध, सामाजिक अवरोध, और तीसरा बताया मैंने आपको शैक्षिक अवरोध। ये अवरोध हैं जो उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद में भी देखिए जो समावेशी शिक्षा का जो लाभ है, मैंने वह बताया समावेशी शिक्षा का जो लाभ है वो लाभ कौन ले पाते हैं, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं समय अभाव के कारण। देखिए विशिष्ट बालक समाज का ये एक अभिन्न क्या होता है, अंग होता है। जैसे सामान्य बालक एक अभिन्न अंग होता है समाज का, उसी प्रकार से जो विशिष्ट बालक है वो भी एक समाज का ही क्या होता है, अंग होता है। उस अंग के लिए तो देखिए इसमें सबसे पहले उनके समावेशी शिक्षा की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को समय पर परम आवश्यक हो जाता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना, एवं समावेशी से संबंधित जो सुविधाएं हैं उनको दे करके जो विशिष्ट बालक हैं उन विशिष्ट बालकों के लिए ही उनका लाभ पहुंचाया जा सकता है। ये विशिष्ट बालकों के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाया जाता है, परम आवश्यक है। इसके बाद में देखिए जो अधिगम बाधित बालक हैं उनके लिए भी विशेष शिक्षा के जो उपयोग है वो कर्क, एक शिक्षा शास्त्र वो हुए हैं कर्क। इन्होंने 1962 में जो इन्होंने 1962 में, इनका नाम सैमुअल कर्क था, जिन तथ्यों को आधार मान करके इन्होंने नामकरण दिया उसमें औषधि विज्ञान, मनोविज्ञान एवं एक जिसको समाज मनोविज्ञान भी कहा गया है। देखिए दोबारा, पहला तो है जिसको औषधि विज्ञान कहा गया है, दूसरा है मनोविज्ञान एवं समाज मनोविज्ञान। ये 3 इन्होंने कर्क के द्वारा ये स्थापित किए गए थे, बताए गए थे। और इन्होंने कार्यों को देखा जिसमें कि सैनिकों के जो अधिगम समस्याएं थी उन समस्याओं का उल्लेख इनमें किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? 3 समस्याओं का इनमें उल्लेख किया गया है। उसके बाद में जो 1957 में बेलेन, 1957 में बेलेन एक शिक्षा शास्त्री हुए, उन्होंने भी अपना एक विचार रखा था कि इन्होंने इस क्षेत्र में केवल उन बालकों के लिए जोर दिया था जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य से कम है, जिनकी बुद्धि लब्धि का जो विद्यार्थी न्यून शैक्षणिक योग्यता अर्जित कर सकते हैं, उनकी बुद्धि कम है, सामान्य से भी कम है, उनके लिए इन्होंने बहुत अधिक जोर दिया था। इसके बाद में देखिए शैक्षिक न्यून जो बच्चे हैं उनके संदर्भ में भी कोई बालक अधिगम निर्योग न रहें,
उनमें शैक्षणिक क्या होना चाहिए, न्यूनता होगी। शैक्षणिक न्यूनता प्रत्येक बालक में होती है, ऐसा कोई बालक नहीं है जिसमें शैक्षिक न्यूनता नहीं हो, ये भी इन्होंने बताया था। इसके बाद में भी देखिए शिक्षा की जो मुख्य धारा है उसकी विशेषताएं हैं, समावेशी शिक्षा का जो अवलोकन है, लाभ हैं, वो इसमें बताए गए हैं। इसके लिए मैं समय अभाव के कारण पुनः आपको बार बार धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज धन्यवाद, थैंक यू।